सब्सक्राइब कीजिए राजधानी एजुकेशनल ग्रुप पचकोड़िया यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए और डाउनलोड कीजिए हमारा मोबाइल ऐप भी। जय हिंद, जय राजधानी। कैसे हैं आप सभी? मैं हेमंत कुमार सिंह, आप सभी का बायोलॉजी मेंटर एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल राजधानी एजुकेशनल ग्रुप के YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है आपको पता है, हमने प्रीवियस 2 फाइलम को मतलब ये है कि प्रोटोजोआ फाइलम और पॉरीफेरा फाइलम मतलब स्पंज को हमने डिटेल में स्टडी कर लिया है, राइट। और आज का जो फाइलम है, हम आज फ्रेश फाइलम, हमारा जो 3rd फाइलम होता है उसे स्टडी करने जा रहे हैं। और ये कौन सा है? मैंने कहा अब हम पढ़ने वाले हैं सीलेंट्रेटा फाइलम को। और सीलेंट्रेटा फाइलम के मेंबर्स को ही क्या कहते हैं? बेसिकली निडेरियंस कहते हैं। इसी का दूसरा नाम क्या है? निडेरिया है। तो आज का जो हमारा बेसिक टॉपिक है ये क्या है? सीलेंट्रेटा और निडेरिया। इस एक पर्टिकुलर लाइव सेशन में मैं आपको सीलेंट्रेटा और निडेरिया के कुछ एक जनरल कैरेक्टर्स जो हमें स्टडी करने होते हैं, अभिलाक्षिक गुणधर्म जो हमें स्टडी करने होते हैं, केवल कुछ एक जनरल कैरेक्टर जो हमें इंपोर्टेंटली जो हमें पढ़ना होता है, केवल वो डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जो है मैं आपके लिए बेसिकली जो प्रीवियस फाइलम हमने पढ़ा है, कौन सा स्पंज वाला जो हमने फाइलम स्टडी किया है पॉरीफेरा का, तो उसे हम कंप्लीटली स्टडी कर चुके हैं। तो उसी के ऊपर बेस्ड मैं आप सभी के सामने 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है यहाँ पे डिस्कस करूंगा, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या है, थोड़ा बहुत पोर्शन जो है थ्योरी का यहाँ पर सीलेंट्रेटा और निडेरिया का फिनिश करते हैं। और इसे फिनिश करने के बाद हम 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको करवा दिया है पॉरीफेरा या स्पंज का, उसे हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। और आप सभी से उम्मीद करता हूं कि आप जो है प्रीवियस लाइव सेशन जब मैंने आपसे क्वेश्चन डिस्कस किए थे उसी तरह अपने कमेंट बॉक्स में अपने जो आंसर्स हैं वो क्या करेंगे, लीव करेंगे, राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं आज के लाइव सेशन को। हमारा लाइव सेशन क्या है? हमारा टॉपिक है सीलेंट्रेटा फाइलम, ठीक है। यहां पर सीलेंट्रेटा फाइलम के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताने वाला हूं इसके हैबिटेट के बारे में, कि इसका आवास क्या होता है, इसका प्लेस ऑफ लिविंग क्या होता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये स्टडी करते हैं। अगर हम प्लेस ऑफ लिविंग की बात करते हैं सीलेंट्रेटा और निडेरिया में, कि इसका जो है रहने का आवास कहाँ है, बेसिकली इसका आवास स्थान कहाँ होता है, तो देखिए मैंने कहा ये जो बेसिकली कहाँ रहते हैं, तो इसके हम अगर हैबिटेट की फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं तो हमारा जो फर्स्ट यहाँ पे इंपोर्टेंट कैरेक्टर होता है ये क्या है, हम यहाँ पे देखने वाले हैं हैबिटेट। हैबिटेट के बारे में आपको पता है, इसी को ही क्या कहा जाता है, इसी को ही कहा जाता है प्लेस ऑफ लिविंग, मतलब रहने की जो जगह होती है किसी भी पर्टिकुलर जीव के लिए या फिर ऑर्गेनिज्म के लिए। अब हम लीड करते हैं सीधे हैबिटेट जो होता है इस एक पर्टिकुलर फाइलम के सदस्यों का, मेंबर्स का, वो जनरली क्या होता है। देखिए मैं आपको यहाँ बता दूं कि इसका जो हैबिटेट होता है वो बेसिकली हैबिटेट के बेसिस पे ये कहाँ रहते हैं, तो मैंने कहा ये जो है मेराइन वाटर में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? मैंने कहा मेराइन वाटर। मेराइन वाटर को आप जानते हैं बेसिकली क्या कहते हैं? समुद्र के जो जल होते हैं, लवणीय जल की अगर बात करते हैं तो बेसिकली उसे मेराइन वाटर कहते हैं। और अगर मेराइन वाटर की बात करें तो इसे हम क्या कह सकते हैं? इसे सी वाटर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मैंने कहा इसे सी वाटर भी कह सकते हैं। तो बेसिकली इसके हैबिटेट की मैंने यहां पर बात की है कि हैबिटेट के बेसिस पे ये कैसे होते हैं। मैंने कहा ये मेराइन वाटर में पाए जाते हैं या समुद्री जल में पाए जाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैंने कहा कुछ एक मेंबर्स जो होते हैं, कुछ एक स्पीसीज जो होते हैं वो सीलेंट्रेटा या निडेरिया फाइलम के, वो कहां पाए जाते हैं? मैंने कहा ये फ्रेश फाइलम में या फिर बेसिकली जो फ्रेश वाटर होता है, स्वच्छ जल में क्या होते हैं, मिलने को हमें देखा जा सकता है। बेसिकली यहाँ पर मैंने कहा ये मोस्टली जो होंगे, यहाँ पे मोस्टली बात करते हैं, यहाँ पे अधिकांशतया इनके जो सदस्य होते हैं वो कहाँ देखने को मिलते हैं? मैंने कहा ये समुद्री जल में या फिर सी वाटर में होते हैं। लेकिन कुछ एक सदस्य जो होते हैं, सम मेंबर्स जनरली लिव इन द फ्रेश वाटर आल्सो। तो यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ कि कुछ एक मेंबर जो है वो कहाँ रहते हैं? फ्रेश वाटर में भी रहते हैं। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि ये कहाँ रहते हैं? फ्रेश वाटर में भी रहते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर क्वेश्चन इस तरह से आए कि अगर हम बेसिकली यहाँ पर देखें कि मेराइन वाटर जो है वो जनरली इसमें पाए जाने वाले सदस्य क्या होते हैं? अधिकांशतया होते हैं। और बहुत कम स्पीसीज होते हैं जो कहाँ पाए जाते हैं? मैंने कहा फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक सिंगल एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं यहाँ पर, वो कौन सा है? मैंने कहा इसी का एक मेंबर हम पढ़ेंगे स्टूडेंट। बेसिकली उसे क्या कहते हैं? इसे हाइड्रा कहते हैं। आपने नाम सुना होगा
हाइड्रा का बेसिकली सभी ने मेरे ख्याल से नाम सुना होगा। और हाइड्रा जो है इसको हम स्टडी करते हैं किस फाइलम में, सिलेंट्रेटा फाइलम में या निडेरिया फाइलम में ही क्या करते हैं, इसको स्टडी करते हैं। और हाइड्रा जो होता है वो फ्रेश वाटर में पाया जाने वाला क्या होता है, सिलेंट्रेट होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि फ्रेश वाटर में पाया जाने वाला जो सिलेंट्रेटा का मेंबर है वो हाइड्रा होता है। हालांकि ये मोस्टली कहां पाए जाते हैं, समुद्र के जल में या फिर मेराइन वाटर या सी वाटर में देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब हम सीधे लीड करते हैं, हमने यहाँ पे हैबिटेट मतलब प्लेस ऑफ लिविंग की बात कर ली है। तो चलिए अब हम लीड करते हैं कि यहाँ पर जो सिलेंट्रेटा की अगर बात करें स्टूडेंट, तो सिलेंट्रेटा जो है इसका ये कहा जाता है कि सिलेंट्रेटा इस फाइलम का कौन सा नेम है। मैंने कहा सिलेंट्रेटा जो होता है इस फाइलम का ओल्ड नेम है। क्या है, मैंने कहा इस फाइलम का सिलेंट्रेटा जो है एक पुराना नाम होता है और इसका नया नाम, न्यू नेम क्या होता है, निडेरिया होता है। लेकिन ये बेसिकली दोनों ही नेम इस फाइलम का, इस संघ का किस आधार पर रखा गया, उनका बेसिस क्या था, जिसके बेसिस पे हमने इसको क्या बोला, सिलेंट्रेटा और निडेरिया बोला है, हम ये समझने वाले हैं। ठीक है, हम बात करते हैं सीधे इसके ओल्ड नेम मतलब सिलेंट्रेटा की। इसके जो बेसिकली इस फाइलम की बात करते हैं तो इसे सिलेंट्रेटा आखिर बोला क्यों गया, इसके कौन कौन से रीजन थे उसे हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे ओल्ड नेम सिलेंट्रेटा बोला है मैंने, क्यों, क्योंकि ये कहा जाता है कि जनरली इसमें जो है इस पर्टिकुलर फाइलम के जो भी स्पीसीज होते हैं, मेंबर्स होते हैं, उनके बॉडी में कुछ एक वैकेंट स्पेस होता है, कुछ एक खाली जगह होती है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है वो वैकेंट स्पेस या वो एम्प्टी स्पेस, खाली जगह जो इनके मेंबर्स में, सिलेंट्रेटा के मेंबर्स के बॉडी के इनसाइड, शरीर के अंदर हमें दिखाई देते हैं, उसे कहा जाता है सिलेंटेरॉन। क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है सिलेंटेरॉन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या कहेंगे इसे सिलेंटेरॉन कहेंगे। और ये जो सिलेंटेरॉन यहाँ पे प्रेजेंट होता है बेसिकली इसी के बेसिस पे हम इसे क्या कहते हैं, सिलेंट्रेटा कहते हैं। क्योंकि सिलेंटेरॉन उस पर्टिकुलर जो है खाली जगह को बोल रहे हैं, वैकेंट स्पेस को बोल रहे हैं, जो इनके बॉडी के इनसाइड प्रेजेंट होता है वो सिलेंटेरॉन होता है। और सिलेंटेरॉन इनके बॉडी के इनसाइड प्रेजेंट स्पेस होता है, इसीलिए इसके बेसिस पे हमने क्या कहा, सिलेंट्रेटा बोला है। लेकिन यहाँ पे सिलेंटेरॉन को हम क्या कह सकते हैं, सिलेंटेरॉन को यहाँ पे कहा जाता है गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। क्या कहते हैं इसे, मैंने कहा इसे कहा जाता है गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी कहा जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम यहाँ पे स्पंज की बात करते हैं और इस पर्टिकुलर स्पंज को इस फाइलम के मेंबर से क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो मैंने आपको प्रीवियस लाइव सेशन में जब मैं आपको स्पंज पढ़ा रहा था वहाँ पर भी मैंने आपको कहा था कि स्पंज में पाए जाने वाले खाली जगह, वैकेंट स्पेस की अगर बात करते हैं तो उसको स्पंजोसील कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पंजोसील कहते हैं, जिसे हमने पैरागैस्ट्रिक कैविटी कहा था। लेकिन मैंने आपको वहां भी समझाया था कि पैरागैस्ट्रिक कैविटी या स्पंजोसील जो होता है वो इसमें पाया जाने वाला सिलोम नहीं होता है, गुहा नहीं होता है, क्योंकि ये तो क्या होते हैं, एसिलोमेट होते हैं, अगुहीय होते हैं। ठीक वैसा ही मैंने कहा सिलेंटेरॉन और गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी इनके बॉडी के इनसाइड, इनके शरीर के अंदर पाए जाने वाले जो है गुहा नहीं होते हैं। बेसिकली हमने एम्प्टी स्पेस के लिए यूज किया है। और ये भी सिलेंट्रेट भी क्या होते हैं, निडेरियंस भी जनरली क्या होते हैं, ये भी एसिलोमेट ही होते हैं। तो आपको सिलेंटेरॉन और गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी को इसका सिलोम कंसीडर नहीं करना है। ठीक है, तो बेसिकली मैंने आपको ये पॉइंट डिस्कस किया कि यहाँ पे सिलेंटेरॉन प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसे के मेंबर को क्या कहते हैं, सिलेंट्रेटा कहते हैं या सिलेंट्रेट्स कहते हैं। और फाइलम को बोलते हैं सिलेंट्रेटा और इसके मेंबर को क्या बोलते हैं, सिलेंट्रेट्स बोलते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया कि इस फाइलम का जो नेम है सिलेंट्रेटा, ये तो इसका ओल्ड नेम होता है, पुराना नाम होता है। इसका नया नाम क्या है, मैंने कहा इसका नया नाम है, इसका न्यू नेम क्या है, निडेरिया। तो न्यू नेम बेसिकली क्या है, मैंने कहा निडेरिया होता है। अगर हम इसके न्यू नेम निडेरिया की बात करते हैं तो ऐसा क्यों बोला, निडेरिया क्यों बोला, हम ये स्टडी करते हैं। क्योंकि इस पर्टिकुलर जो इसी पर्टिकुलर फाइलम में क्या प्रेजेंट होता है, मैंने कहा ये स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स, यहाँ पे एक विशेष प्रकार की कोशिका हमें पाई जाती है। बेसिकली उसके बारे में हम स्टडी करना होता है। और ये कोशिका, ये सेल कौन से होते हैं हम ये देखने वाले। इस सेल को क्या कहते हैं, इस सेल को कहते हैं निडोब्लास्ट। क्या कहते हैं, मैंने कहा इसको कहा जाता है निडोब्लास्ट कहते हैं। और ये जो निडोब्लास्ट सेल है इसी को कहते हैं क्या, इसी को हम कहते हैं निमेटोब्लास्ट। क्या कहते हैं इसको, मैंने कहा इसे निमेटोब्लास्ट भी कहा जाता है। तो इसे मैंने कहा निमेटोब्लास्ट भी बोलते हैं, निडोब्लास्ट भी बोलते हैं। और निडोब्लास्ट प्रकार की जो कोशिका
कोशिका होती है उसको हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं इसको दंश कोशिका। क्या कहते हैं इसको? दंश कोशिका कहते हैं। तो ये दंश कोशिकाओं को होल्ड करते हैं, धारण करते हैं जितने भी मेंबर्स होते हैं किसमें? सिलेंट्रेटा फाइलम में। इसीलिए मैंने कहा इसमें निडोब्लास्ट जैसी कुछ एक सेल्स प्रेजेंट होती है और निडोब्लास्ट को होल्ड करने के कारण या निडोब्लास्ट की उपस्थिति के कारण, प्रेजेंस के बेसिस पे इसके मेंबर को क्या कहते हैं? निडेरिया, या इस फाइलम को निडेरिया कहते हैं और इसके मेंबर को क्या कहते हैं? निडेरियंस कहते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे दोनों ही पर्टिकुलर नेम मतलब सिलेंट्रेटा क्यों बोला और निडेरिया क्यों बोला उसको हमने डिस्कस किया। अब ये निडोब्लास्ट और निमेटोब्लास्ट जिसे दंश कोशिका भी कहते हैं, इसका पर्टिकुलर वर्क क्या होता है मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आखिर ये जो दंश कोशिका है, निडोब्लास्ट है, उसका वर्क क्या होता है। मैंने कहा ये सिलेंट्रेटा में किस में हेल्प करते हैं? मैंने कहा ये सिलेंट्रेटा में बेसिकली एक तो हेल्प करते हैं अटैचमेंट, राइट, यहाँ पे अटैचमेंट में हेल्प करते हैं, मतलब बॉडी को जो है बेसिकली अर्थ सरफेस से जो है अटैच करने में हेल्प करते हैं। और सेकेंड जो वर्क होता है इसी पर्टिकुलर निमेटोब्लास्ट का या निडोब्लास्ट का, वो क्या होता है? मैंने कहा बेसिकली ये होता है ऑफेंस एंड डिफेंस। क्या होता है? ऑफेंस एंड डिफेंस। देखिए हमने ऑफेंस एंड डिफेंस के बारे में ऑलरेडी पढ़ भी रखा है। कौन से फाइलम में? मैंने जब आपको प्रोटोजोआ पढ़ाया था उसमें मैंने पैरामीशियम में पाए जाने वाले एक संरचना की, एक स्ट्रक्चर की बात की थी जिसे ट्राइकोसिस्ट कहा जाता है। क्या कहते हैं? ट्राइकोसिस्ट कहते हैं। और इस प्रोटोजोआ के मेंबर पैरामीशियम में पाए जाने वाले ट्राइकोसिस्ट का वर्क भी क्या था? मैंने कहा उसका वर्क भी था ऑफेंस और डिफेंस। और यहाँ हम कह रहे हैं इसमें जो निडोब्लास्ट है सिलेंट्रेटा फाइलम में, बेसिकली इस निडोब्लास्ट का वर्क हमने देखा अटैचमेंट का तो होता ही है, अटैचमेंट के साथ साथ इसका वर्क होता है ऑफेंस एंड डिफेंस का। तो ये जो ऑफेंस एंड डिफेंस है हम इसे क्यों कहते हैं? ऑफेंस का मतलब क्या होता है? ऑफेंस का मतलब होता है अटैक करना और डिफेंस का मतलब क्या होता है? खुद को सेव करना। तो मैंने कहा ये जो है अटैक करने के लिए मतलब शिकार को पकड़ने के लिए भी और बेसिकली खुद को सेव करने के लिए भी, खुद की सर्वाइवलिटी के लिए भी क्या करते हैं? इसी पर्टिकुलर निमेटोब्लास्ट या निडोब्लास्ट दंश कोशिकाओं को इस्तेमाल करते हैं। तो हमने यहाँ पे निमेटोब्लास्ट, निडोब्लास्ट के जो सेल होते हैं बेसिकली उसके फंक्शन और उसके वर्क के बारे में क्या किया? स्टडी किया। अब हम डायरेक्टली जो है अब आगे बढ़ रहे हैं इसके नेक्स्ट कैरेक्टर की तरफ। जैसा कि मैंने आपको ये बताया हुआ है कि हमने जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में जो भी कंसेप्ट पढ़े हैं कि इसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, बॉडी प्लान क्या होता है, शरीर का आयोजन क्या होता है, बॉडी कैविटी, सीलोम, सिमेट्री, जर्म लेयर, इन सभी पॉइंट को हमें तो बेसिकली हर फाइलम में स्टडी करना है। और कैसे स्टडी करते हैं उसके बेसिक जो भी कंसेप्ट है मैं आपको जो है प्रीवियस लेक्चर में बहुत बार बता चुका हूं। तो यहां पर भी हम डिस्कस करने वाले हैं कि सिलेंट्रेटा में अगर हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण के आधार के सभी पॉइंट्स को डिस्कस करें जो कि एनसीईआरटी में भी गिवन होते हैं, तो बेसिकली हम क्या क्या पढ़ते हैं मैं आपको वो बताने वाला हूं। सो हम यहां पे जो है इसके जनरल कैरेक्टर्स, इसके हिस्टोरिक फैक्ट जो होते हैं, ऐसी ऐतिहासिक तथ्यों को जो है स्टडी करने के बाद सीधे हम इसके कैरेक्टर्स पे आते हैं। और वो कौन सा है? मैंने कहा ये होता है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। ये जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है, मैं यहाँ पे क्लासिफिकेशन को शॉर्ट टर्म में लिख रहा हूँ। अब देखिए यहाँ जो वर्गीकरण का आधार होता है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन होता है, वो जनरली हम इसमें क्या स्टडी करते हैं मैं आपको पहले ये बता दूं कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में आपको पता है हमारा जो फर्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन होता है वो क्या होता है? बोलिए, आपके आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में आने चाहिए। मैंने कहा ये जो फर्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन होता है ये होता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आप जानते हैं संगठन का जो शारीरिक संगठन का जो स्तर होता है वही तो अपना वर्गीकरण का पहला आधार है, क्लासिफिकेशन का फर्स्ट बेस होता है। तो मैंने कहा ये क्या है? LOO क्या होता है? मैंने कहा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात अगर हम सिलेंट्रेटा में करते हैं, इंडेरिया में करते हैं, तो बेसिकली कौन सा लेवल होता है? ये अपने बायोलॉजिकल प्रोसेस को, जैविक प्रक्रम को बेसिकली किस स्तर पे करते हैं, किस लेवल पे करते हैं, आप सभी के बेसिकली आपको मैंने ये कंसेप्ट दे भी रखा है, पढ़ भी रखे हैं। तो ये जो है ऊतक स्तर पे होते हैं या फिर इसे कहा जाता है टिश्यू लेवल। क्या कहते हैं?
टिश्यू लेवल कहा जाता है। तो ये अपने सभी प्रकार के जो कार्य हैं उसका लेवल क्या होता है, वो किस लेवल पे संपादित करते हैं, परफॉर्म करते हैं, मैंने कहा ये ऊतक स्तर पे होता है, टिश्यू लेवल पे होता है। ठीक है, अब हम डायरेक्टली इसके बाद बात करते हैं बॉडी प्लान। बॉडी प्लान की अगर बात करें, बॉडी प्लान को ही क्या कहा जाता है, इसी को शरीर का आयोजन कहा जाता है। हमने बेसिकली 3 टाइप्स के बॉडी प्लान की बात की थी, एक बार और रिवाइज करवा दूं, सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान, ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान, और लास्ट क्या था, मोस्ट डेवलप्ड बॉडी प्लान जो होता है वो ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान होता है, नलिका के अंदर नलिका प्रकार का बॉडी प्लान होता है। लेकिन यहां पर अगर हम किस पर्टिकुलर बात कर रहे हैं, हम यहां पे फाइलम सिलेंट्रेटा की बात कर रहे हैं, और यहां जो बॉडी प्लान होता है उसे हम क्या कहते हैं, ब्लाइंड सेक। कौन सा होता है, यहां पे ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान होता है। बॉडी प्लान को मैंने यहां पे बीपी लिख दिया है, लेकिन ये जो ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान तो होता है, लेकिन आप जानते हैं कि ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान जो होता है इसका मतलब क्या होता है कि इसमें जो एलिमेंट्री कैनाल की अगर हम बात करें, किसकी, अगर हम यहाँ पे इसके आहार नाल की बात करते हैं, एलिमेंट्री कैनाल की बात करते हैं, तो एलिमेंट्री कैनाल यहाँ पे कंप्लीट होता है या इनकम्प्लीट होता है। तो आपको पता है कि जो ब्लाइंड सेक टाइप ऑफ बॉडी प्लान होता है ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, मैंने कहा ये इनकम्प्लीट, मैंने कहा क्या, ये इनकम्प्लीट बॉडी प्लान जो होते हैं अपूर्ण प्रकार के आहार नाल के बारे में क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, मैंने आपको बताया कि बॉडी प्लान जो है इसमें शरीर का जो आयोजन होता है वो अंडकोश प्रकार का होता है, और बेसिकली अंडकोश प्रकार का है तो एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है। और आप इतना जानते हैं कि अगर इनकम्प्लीट बॉडी प्लान है तो हम क्या कहते हैं कि यहां पर क्या होता है, फूड के इंजेशन और ईगेशन दोनों के लिए, मैंने कहा फूड के इंजेशन के लिए भी, और मैंने कहा ये अगर ईजेशन की बात करते हैं दोनों के लिए कितना पाथवे होता है, मैंने कहा यहां पर केवल एक सिंगल पाथवे होता है। क्या होता है, एक सिंगल पाथवे होता है, जिससे भोजन का जो है अंतर्ग्रहण भी होता है और बहिनिक्षेपण भी होता है, बहिक्षेपण भी होता है। ठीक है, निष्कासित भी उसी पर्टिकुलर एक सिंगल मार्ग से होते हैं, केवल एक मार्ग ही यहां पर पाया जाता है, इसीलिए हम कहते हैं इसमें क्या पाया जाता है, ब्लाइंड सेक टाइप का बॉडी प्लान पाया जाता है। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट स्टडी करते हैं। नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होता है, ये हम पढ़ रहे हैं बॉडी कैविटी, राइट। अगर हम बॉडी कैविटी, जिसे हम सीलोम भी कहते हैं, आप जानते हैं बॉडी कैविटी को क्या कहा जाता है, इसी को सीलोम भी कहा जाता है। तो ये जो बॉडी कैविटी और सीलोम होता है स्टूडेंट, मतलब देहगुहा की बात कर रहे हैं, आपको पता है यहाँ पर ये क्या होता है, अब्सेंट होता है। और अगर देहगुहा यहाँ पर अब्सेंट है तो इसको क्या बोलेंगे, अगुह्य बोलेंगे। मतलब इसको हम क्या कह सकते हैं, इसे हम कह सकते हैं एसिलोमेट। क्या कह सकते हैं, ये एसिलोमेट प्रकार के होते हैं, इसमें गुहा क्या है, अब्सेंट है। लेकिन आपको यहाँ पे ये कंफ्यूज नहीं होना है कि हम यहाँ पे सिलेंटेरॉन या फिर गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी की बात कर रहे हैं, तो क्या ये इसका बॉडी कैविटी है, मैंने कहा नहीं, ये इसका बॉडी कैविटी नहीं है, इसमें बॉडी कैविटी क्या होता है, अब्सेंट होता है। चलिए हम नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट या फिर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करें कि बॉडी कैविटी के बाद हम क्या स्टडी करते हैं, हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं इसका बॉडी वॉल, कि इसका बॉडी वॉल मतलब देह भित्ति या जर्म लेयर की बात करते हैं, मतलब जनन स्तर की बात करते हैं। तो इसके बॉडी वॉल और जनन स्तर के बेसिस पे ये कैसे होते हैं, आप सभी को ये पता है कि ये कैसे होते हैं। मैंने यहाँ पर कहा ये होते हैं डिप्लोब्लास्टिक। क्या होते हैं ये, इसे कहा जाता है डिप्लोब्लास्टिक, मतलब द्विकोरिक प्रकार के जीव होते हैं। और अगर ये डिप्लोब्लास्टिक है तो आपको ये भी पता है कि अगर ये द्विकोरिक प्रकार के जीव होते हैं तो इनके बॉडी में कितने जनन स्तर जर्म लेयर पाए जाते हैं, 2। और वो कौन कौन से होते हैं, मैंने कहा एक तो होता है एंडोडर्म और एक क्या होता है, एक बेसिकली होता है एक्टोडर्म। और एंडोडर्म और एक्टोडर्म के बीच में क्या पाया जाता है, मैंने कहा एक अकोशिकीय स्तर, जिसे हमने बहुत बार स्टडी किया है, इसको क्या कहते हैं, मिजोग्लिया कहते हैं। क्या कहते हैं, मिजोग्लिया कहते हैं। और यहाँ पर क्या अब्सेंट होता है, मैंने कहा यहाँ पर मिजोडर्म अब्सेंट होता है। ठीक है, इसके बाद बॉडी वॉल के बाद हम क्या स्टडी करते हैं, इसको हम यहाँ ले लेते हैं, बॉडी वॉल जो होता है या फिर देह भित्ति के बाद हम किसको स्टडी करते हैं। तो बेसिकली मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको सिमेट्री के बारे में, कि यहाँ पर अगर हम सममिति की बात करें, सिमेट्री की बात करते हैं तो किस प्रकार का होता है। मैंने आपको बेसिक में ऑलरेडी बता रखा है कि इसमें जो सिमेट्री होता है वो रेडियल मतलब अरीय सममिति पाया जाता है। यहाँ पर कौन सा होता है, मैंने कहा यहाँ पर रेडियल सिमेट्री पाया जाता है। रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट तो होता है, लेकिन रेडियल में भी हम किस तरह के सिमेट्री की बात करते हैं, अगर हम रेडियल में भी बाय रेडियल, मतलब अगर रेडियल सिमेट्री जो है कितनी बार दिखाई
दिखाई दे, अगर रेडियल सिमेट्री 2 बार दिखाई दे उसे हम क्या कहते हैं, बाइरेडियल सिमेट्री कहते हैं। और ये जो बाइरेडियल सिमेट्री होता है, द्विअरीय सममिति जो होते हैं वो जनरली मैंने कहा जब रेडियल सिमेट्री 2 बार दिखाई देता है तो उसे हम बाइरेडियल सिमेट्री कहते हैं। और यहाँ पर बाइरेडियल सिमेट्री जो है उसके एग्जाम्पल हमने बेसिस क्लास में भी डिस्कस किया था। जनरली ये क्या होता है आपको पता है, यहाँ पर बेसिकली हम जो एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं इसे क्या कहते हैं, इसे सी एनीमोन कहते हैं। क्या कहते हैं, सी एनीमोन कहते हैं। और सी एनीमोन को ही क्या कहा जाता है आपको पता है, इसी को ही कहते हैं मेट्रीडियम। क्या बोलते हैं इसको, मैंने कहा इसी को हम मेट्रीडियम बोलते हैं, एडमसिया भी कह सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे रेडियल सिमेट्री होता है और स्पेशली वन स्पीसीज की बात करें तो इसमें जो है क्या होता है, बाइरेडियल सिमेट्री होता है, सी एनीमोन, मेट्रीडियम या फिर एडमसिया में। ठीक है, अब हम लीड करते हैं नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। सिमेट्री के बाद क्या होता है, इसमें हमें पढ़ना होता है नोटोकॉर्ड के बारे में। किसके बारे में, नोटोकॉर्ड के बारे में। पृष्ठ रज्जु क्या यहाँ पे प्रेजेंट होता है, मैंने कहा नहीं, यहाँ पे पृष्ठ रज्जु प्रेजेंट नहीं होता है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे नॉन कॉर्डेट। क्या बोलेंगे इसे बोला जाता है नॉन कॉर्डेट बोला जाता है। आपको इन सभी पॉइंट्स के बारे में पता भी है, लेकिन हम हर फाइलम में इसको जो है अगेन एंड अगेन बात करेंगे और हर तरह के फाइलम में कुछ ना कुछ वेरिएशंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। नोटोकॉर्ड के बाद हम डिस्कस करते हैं खंडीभवन की प्रक्रिया के बारे में। सेगमेंटेशन का जो प्रोसेस होता है हमें वो स्टडी करना होता है। अगर हम सेगमेंटेशन के प्रोसेस की बात करें तो जनरली यहाँ पे जो सेगमेंटेशन होता है, ट्रू टाइप के जो सेगमेंटेशन होते हैं, 70 प्रकार का जो खंडीभवन देखा जाता है, यहाँ पर क्या होता है, अब्सेंट होता है। मैंने कहा अगर खंडीभवन अब्सेंट है तो इनके बॉडी को क्या बोलेंगे, इनके बॉडी को बोलते हैं ए सेगमेंटेड। क्या बोलते हैं इसे, मैंने कहा इसे कहा जाता है ए सेगमेंटेड कहते हैं। इनके बॉडी को अखंडित प्रकार का शरीर कहा जाता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसी के साथ हमने यहाँ पे सभी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को वन बाय वन जो है इन अ सिस्टमैटिक मैनर हमने क्या किया, स्टडी किया। एक बार और मैं आपको रिवाइज करवाने वाला हूँ कि हमने यहाँ पे बेसिकली किस किस पर्टिकुलर कैरेक्टर की जो है हमने यहाँ पे बात की है, हम इसकी बात करने वाले हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर सिलेंट्रेटा की अगर बात करते हैं या फिर निडेरिया की बात करते हैं तो जनरली यहाँ पे इसके जो है इसके हैबिटेट की हमने पहले बात की कि इसका जो आवास स्थान है, प्लेस ऑफ लिविंग जो होता है वो बेसिकली क्या है, मैंने कहा ये मेराइन वाटर में होते हैं। कहाँ होते हैं, मेराइन वाटर में होते हैं, लेकिन अधिकांशतः मोस्टली मेराइन वाटर में होते हैं, लेकिन कुछ एक मेंबर्स जो होते हैं वो कहाँ होते हैं, मैंने कहा ये फ्रेश वाटर में होते हैं। कहाँ होते हैं, फ्रेश वाटर में होते हैं। अब देखिए फ्रेश वाटर में पाए जाने वाले मेंबर की बात करें तो मैंने कहा हाइड्रा होता है। कौन सा होता है, हाइड्रा। यहाँ पर हाइड्रा जो होता है वो हाइड्रोजोआ एक क्लास के बारे में पढ़ेंगे तो वो उसी का मेंबर होता है। मैंने कहा यहाँ पर इसका अगर हम पुराने नाम की बात करते हैं तो सिलेंट्रेटा इसका क्या है, ओल्ड नेम होता है। तो बेसिकली सिलेंट्रेटा क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनके बॉडी में कुछ एक स्पेस प्रेजेंट होता है, उस वैकेंट स्पेस को, खाली जगह को ही क्या कहते हैं, सिलेंट्रॉन कहते हैं। इसी को गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहा जाता है और सिलेंट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट होता है, इसीलिए हम क्या कहते हैं इसे, मैंने कहा इसे कहा जाता है सिलेंट्रेटा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर निडेरिया क्यों कहते हैं, इसका जो निडेरिया होता है वो बेसिकली न्यू नेम होता है। और अगर निडेरिया इसका न्यू नेम है तो क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर निडोब्लास्ट या फिर निमेटोब्लास्ट नामक एक दंश कोशिका पाई जाती है। बेसिकली उसका वर्क क्या है, अटैचमेंट का है और ऑफेंस एंड डिफेंस का होता है। उसके बाद हमने जनरली बात की बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की, जिसमें मैंने आपको लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया कि ऊतक स्तर का, टिश्यू लेवल का होता है, बॉडी प्लान, ब्लाइंड से एक बॉडी प्लान होता है, फूड के इंजेशन के लिए एक सिंगल पाथवे होता है। उसके बाद मैंने बॉडी कैविटी और सीलोम के बारे में बताया कि यहाँ पे बॉडी कैविटी सीलोम क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं। अगर सीलोम अब्सेंट है तो क्या होते हैं, ये अगुह्य प्रकार के होते हैं, एसीलोमेट टाइप के होते हैं। फिर मैंने बताया कि बॉडी वॉल जम लेयर की बात करते हैं तो यहाँ पे केवल 2 टाइप्स के जम लेयर जनन स्तर पाए जाते हैं, इसीलिए क्या कहते हैं इसे डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। इन दोनों ही जनन स्तर के बीच में, या फिर मैंने कहा इसके बेसिकली अगर हम बॉडी वॉल की बात करते हैं तो इसमें मेसोडर्म क्या होता है, अब्सेंट होता है, लेकिन इन दोनों के बीच में, एक्टो और मीजो के बीच में, मीजोगिलिया जो है एक अकोशिकीय स्तर, ए सेलुलर लेयर क्या होता है यहाँ पे प्रेजेंट होता है। सिमेट्री की बात करें तो यहाँ पे सिमेट्री जो होता है वो रेडियल सिमेट्री होता है और रेडियल सिमेट्री जो है उसे अरीय सममिति भी कहते हैं। और अगर ये 2 टाइम दिखाई देता है तो इसे क्या कहते हैं, बाय रेडियल सिमेट्री
सिमेट्री कहते हैं। बायरेडियल सिमेट्री जो है वो बेसिकली सी एनीमोन या मेट्रिडियम, जिसे एडम्सिया भी कहा जाता है, वहां पर हमें देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं नोटोकॉर्ड की। तो नोटोकॉर्ड जो जनरली होता है इसमें क्या होता है, अब्सेंट होता है, या फिर हम ये बात करें कि अब्सेंट है नोटोकॉर्ड तो क्या बोलेंगे, इसे नॉन कॉर्डेड कहा जाता है। उसके बाद हमने यहाँ पे सेगमेंटेशन की बात की। सेगमेंटेशन जनरली यहाँ पर अब्सेंट होता है। अगर इनके बॉडी में खंडीभवन नहीं पाया जाता है तो क्या बोलते हैं कि इनका बॉडी शरीर कैसा होता है, अखंडित होता है, एसेगमेंटेड होता है। तो हमने यहाँ पे जो भी जनरल कैरेक्टर डिस्कस करना होता है उन सभी जनरल कैरेक्टर को हमने वन बाय वन डिस्कस किया। इसके बाद की जो बातें हैं हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर इन जनरल कैरेक्टर्स को इस बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के साथ हम इसी पर्टिकुलर जो सिलेंट्रेटा है इसको यहाँ पे एंड करते हैं। हम इसके बाद का जो पर्टिकुलर जो भी बचा हुआ है, इसके जो भी बायोलॉजिकल प्रोसेस हमें पढ़ना है, डाइजेशन पढ़ना है, रेस्पिरेशन पढ़ना है, और भी बहुत चीज़ें पढ़नी है। इसका क्लासिफिकेशन वर्गों में डिवाइड कैसे करें, कौन कौन से एग्जाम्पल की बात करेंगे, उसका कॉमन नेम क्या होता है, ये सभी चीज़ें जो है हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आज मैंने आपको बताया कि इसमें सिलेंट्रेटा में जो भी बेसिक बातें हैं उसके अलावा मैं आप सभी के सामने जो पॉरीफेरा फाइलम हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किए हैं उसके कुछ एक क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा जो मैंने यहाँ पे 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर वो जो है क्वेश्चन क्या होता है। मैंने आपको जो भी कंटेंट है उसको डिटेल में प्रोवाइड करवा दिया है और उम्मीद करता हूँ कि अब सभी क्वेश्चन जो हैं बेसिकली क्या करें, प्रीवियस लाइव सेशन में जो मैंने क्वेश्चन पूछे थे तो सभी के सही सही आंसर आ रहे थे, जिससे मुझे बहुत खुशी मिली थी। तो अभी जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, अब हम अगेन स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन का जो सेगमेंट है उसे हम लेने जा रहे हैं। अब इस क्वेश्चन के सेगमेंट की बात करते हैं तो बेसिकली हम अब सीधे बढ़ते हैं कि हमारा जो पॉलीफेरा में, स्पंज में जो भी क्वेश्चन होते हैं, किस किस तरह के इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, हम वो सीधे बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हम स्लाइड निकालते हैं कि हमें बेसिकली फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा देखने को मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पर सीधे मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पे क्वेश्चन की जो है हम यहाँ बात करें तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है। मैंने कहा स्पंज आर, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्पंज आर कैरेक्टरिस्टिक, मैंने कहा स्पंज आर कैरेक्टराइज्ड बाय, मैंने कहा स्पंज जो है उसका मुख्य अभिलाक्षणिक गुणधर्म क्या होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे चार ऑप्शन है आपके पास और ये चार ऑप्शन कौन कौन से हैं। ऑप्शन फर्स्ट क्या है, अमीबोइड सेल्स, सेकेंड ऑप्शन क्या है, कोइनोसाइट्स, राइट, कोइनोसाइट को ही कॉलर सेल्स भी कहते हैं। थर्ड ऑप्शन क्या है, पिगमेंटेड सेल्स, और फोर्थ क्या है, मैंने कहा फोर्थ है यहाँ पे ग्लैंड सेल। चार ऑप्शन दिए हुए हैं और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ये जो पॉरीफेरेंस होते हैं, स्पंज जो होते हैं, उसका अभिलाक्षणिक गुणधर्म जो होता है, या जनरली स्पंज आर कैरेक्टराइज्ड बाय, मतलब बेसिकली कौन से ऐसे सेल्स होते हैं जिसके प्रेजेंस के बेसिस पे हम इसको कहते हैं बेसिकली स्पंज कहा जाता है। तो स्पंज में पाए जाने वाली विशेष प्रकार की कोशिका, स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स के बारे में पूछा है। तो जनरली यहां पर सेकेंड ऑप्शन सीधे आप सभी को पता होना चाहिए, हमने बहुत बार पढ़ा है कि सेकेंड ऑप्शन की बात करते हैं तो ये क्या है, यहाँ पे मैंने कहा ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है हमारा सेकेंड ऑप्शन। क्यों, क्योंकि कोइनोसाइट्स को ही क्या कहते हैं, मैंने कहा इसी को तो ही कहा जाता है कॉलर सेल्स, और कॉलर सेल्स का पाया जाना ही तो क्या है, मैंने कहा कॉलर सेल्स अगर प्रेजेंट होते हैं तो ये स्पंज का क्या होता है, मुख्य अभिलाक्षणिक गुणधर्म जो होता है, इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स कंसीडर किया जाता है। अब कोइनोसाइट इसका आंसर हो गया। अब सीधे हम सेकेंड क्वेश्चन की तरफ लीड करते हैं और सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सीधे हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ सेकेंड क्वेश्चन जो हमें देखने को मिल रहा है ये क्या है, आवर सेकेंड क्वेश्चन इज कि बाथ स्पंज इज कॉमन नेम ऑफ। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि ये जो बाथ स्पंज है वो बेसिकली किस तरह के पॉरीफेरेंस का कॉमन नेम होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैंने आपको बता भी रखा है, मैंने इसको अगर कंप्लीट करूं तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा होना चाहिए कि कॉमन बाथ स्पंज जो है, यहाँ पर कॉमन टर्म नहीं है लेकिन बाथ स्पंज तो दिया हुआ है, इसके बेसिस पे ही आपको आंसर करने हैं। यहाँ पे जो चार ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है बेसिकली ये क्या है, तो बेसिकली ये जो फोर ऑप्शन है जनरली इसमें हम देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन क्या है, स्पॉन्जिला, क्या है, स्पॉन्जिला। सेकेंड ऑप्शन क्या है, मैंने कहा सेकेंड ऑप्शन है यू स्पॉन्जिया, और थर्ड ऑप्शन क्या है, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे देख रहे हैं यू प्लेक्टेला है, और लास्ट ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ल्यूकोसोलेनिया दिया हुआ है। इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है सही होना चाहिए, और क्वेश्चन क्या है वन मोर टाइम रिवाइज करने जा रहा हूं कि ये जो कॉमन बाथ स्पंज होता है वो जनरली किसका कॉमन नेम होता
होता है, ये सामान्य नाम किसका होता है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर हम बात करते हैं इसके सीधे आंसर की, मैं उम्मीद करता हूं आपने कमेंट बॉक्स में अपने आंसर पिक कर दिए होंगे। अब सीधे मैं डिस्कस करता हूं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। अगर हम स्पॉन्जिला बात करते हैं तो आप जानते हैं स्पॉन्जिला को क्या कहते हैं? स्पॉन्जिला को कहा जाता है क्या? फ्रेश वाटर स्पंज कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? मैंने इसे तो कहते हैं फ्रेश वाटर स्पंज। क्या कहा जाता है? फ्रेश वाटर स्पंज कहते हैं। अगर हम यहाँ पे यूप्लेक्टिला की बात करते हैं तो इसका कॉमन नेम तो बाथ स्पंज होता नहीं है। अगर लिकोसोलेनिया की बात करते हैं तो मैंने इसके कॉमन नेम के बारे में आपको कुछ भी नहीं बताया, राइट। लेकिन यहाँ पे जो आंसर आपको सीधे दिख रहा है ये क्या है? मैंने कहा अगर हम यू स्पॉन्जिया की बात करते हैं तो जनरली यू स्पॉन्जिया यहाँ पर क्या है? करेक्ट आंसर है। ये वो स्पीसीज है जिसमें बेसिकली हम क्या कहते हैं, इसका कॉमन नेम क्या होता है? इसका कॉमन नेम होता है क्या? बाथ स्पंज होता है, या कॉमन बाथ स्पंज क्या होता है? इसका कॉमन नेम होता है। सीधे हम बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हम ये देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 है कि यहाँ पे बेसिकली क्वेश्चन नंबर 3 आप देख रहे हैं, यहाँ पूछ रहा है हमसे कि इन स्पंजेस द फूड इज स्टोर्ड इन। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि स्पंज में फूड का स्टोरेज जो है वो जनरली कैसे होता है, या फिर कौन सी ऐसी सेल्स हैं जिससे बेसिकली फूड का स्टोरेज, भोजन का संग्रहण या भोजन का एकत्रीकरण देखा जाता है। 4 ऑप्शन है आपके पास, कौन कौन से हैं? फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है ट्रोफोसाइट। क्या है? ट्रोफोसाइट है। सेकेंड ऑप्शन है यहाँ पे डेस्मोसाइट। थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे आर्कियोसाइट। और फोर्थ और लास्ट ऑप्शन क्या है? थीजोसाइट के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, ये 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन जो है आपके अकॉर्डिंग सही है, इसके आंसर जो है आप अपने कमेंट बॉक्स में लेफ्ट करें। सो बेसिकली क्वेश्चन यहाँ एक बार और रिपीट कर रहा हूं। क्वेश्चन ये है कि बेसिकली स्पंज की बात करते हैं, पॉरीफेरेंस में फूड का स्टोरेज कौन सी सेल्स जो है करती है, या कौन सी कोशिका जो है वो भोजन को एकत्र करने के लिए काम करती है। ये देखिए, अगर हम यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है? ट्रोफोसाइट। ट्रोफोसाइट का वर्क क्या होता है मैं आपको बता भी रखा हूँ। इसका वर्क होता है न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करना। क्या होता है? ये जो पोषण प्रदान करने का काम है ये ट्रोफोसाइट करते हैं। मतलब ये क्या करते हैं? इट प्रोवाइड द, ये क्या करते हैं? इट प्रोवाइड द न्यूट्रिशन। इट प्रोवाइड द न्यूट्रिशन। सो बेसिकली पोषण प्रदान करने का काम किसका होता है? ट्रोफोसाइट का होता है। और अगर हम यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन की बात करें तो ये है डेस्मोसाइट। डेस्मोसाइट प्रकार की कोई भी सेल्स मैंने आपको पॉरीफेरा में डिस्कस ही नहीं किया, तो ये आंसर हो नहीं सकता। यहाँ पे थर्ड अगर ऑप्शन की बात करते हैं तो ये है आर्कियोसाइट। आर्कियोसाइट के बारे में बताया था कि ये टोटिपोटेंट सेल्स होते हैं, जिसे पूर्ण शक्त कोशिका कहते हैं। दिस टाइप ऑफ सेल्स हैव द एबिलिटी टू मॉडिफाई इनटू द एनी काइंड ऑफ सेल्स। मैंने कहा इस प्रकार के सेल्स के पास, कोशिकाओं के पास ये एबिलिटी है, ये क्षमता है कि किसी भी अन्य कोशिकाओं में रूपांतरण को प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये आंसर तो ये भी नहीं है। आर्कियोसाइट तो क्या होते हैं? पूर्ण शक्त प्रकार की कोशिका होती है। क्वेश्चन क्या था? फूड स्टोरेज का। तो यहाँ पे सीधा ही आंसर क्या हो रहा है? मैंने कहा यहाँ पे जो फोर्थ आंसर होता है थीजोसाइट की अगर बात करते हैं, बेसिकली थीजोसाइट क्या होता है? थीजोसाइट में ही बेसिकली क्या देखा जाता है? फूड का स्टोरेज। तो आपका आंसर क्या है? फोर्थ आंसर है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने 4 वाला आंसर ही चूज किया होगा कमेंट बॉक्स में। सो जनरली हम अब लीड कर रहे हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग, मैंने कहा निम्न में से कौन सा सेल्स जो हैं वो क्या होते हैं? टोटिपोटेंट होते हैं एंड आर जनरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द रीजनरेटिव कैपेसिटी इन द स्पंज। मैं रिपीट कर रहा हूं कि क्वेश्चन ने बोला क्या है। यहां पर बोला है कि इसमें से 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों में डिफरेंट टाइप के सेल्स दिए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे सेल्स में ये पूछ रखा है कि कौन सी ऐसी सेल है जिसका नेचर क्या होता है? ये टोटिपोटेंट होते हैं और ये बेसिकली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? तो मैंने कहा यहाँ पर स्पंज में पाए जाने वाले रीजनरेटिव कैपेसिटी जो होता है ये क्या होता है? मैंने कहा यहाँ पर पुनरुद्भवन की प्रक्रिया के बारे में आपने सुना होगा कि बेसिकली किसी भी प्रकार के अंग का वापस से जो है निर्माण हो जाना, पुनः निर्माण हो जाना जो है वो क्या कहलाता है? उसका वापस से जनरेशन अगर देखा जाता है तो उसे रीजनरेटिव कैपेसिटी कहते हैं। और ये जो क्षमता है इसी प्रकार की सेल्स में बेसिकली कौन सी ऐसी सेल है जिसके लिए ये जो है टोटिपोटेंट वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है स्पंज में? क्वेश्चन ये है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन
ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है पिनेकोसाइट, सेकेंड ऑप्शन क्या है? थीजोसाइट, थर्ड ऑप्शन क्या है? आर्कियोसाइट, और जो फोर्थ ऑप्शन है वो क्या है? स्क्लेरोब्लास्ट है। इसमें से कौन सा जो है आंसर आपके अकॉर्डिंग सही होना चाहिए? मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी कहा था कि अगर हम सीधे ही आंसर की बात करते हैं, यहाँ पे सीधा सा आंसर क्या है? आर्कियोसाइट है। मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि आर्कियोसाइट जो है जनरली इस तरह के सेल्स का जो नेचर होता है ये टोटिपोटेंट नेचर के होते हैं, पूर्ण शक्त प्रकार की कोशिका होती है, और इसमें ये कैपेबिलिटी है कि किसी भी तरह के सेल्स में क्या हो सकते हैं? मॉडिफाई हो सकते हैं। ये रीजनरेटिव कैपेसिटी प्रोवाइड करते हैं स्पंज को, पुनरुद्भवन की क्षमता जो है या उसकी जो एबिलिटी होती है वो प्रोवाइड करते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया इसका आर्कियोसाइट। ठीक है, हमने यहाँ पे 4 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अब हम सीधे लीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्या है? 5th क्वेश्चन है कि द स्केलेटन ऑफ बाथ स्पंज। मैंने कहा जो स्केलेटन क्या होता है पहले बताना चाहूंगा कि स्केलेटन का मीनिंग होता है अंतः कंकाल, या फिर आपने बेसिकली स्केलेटन को बेसिकली 2 टाइप्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होता है एक्सोस्केलेटन और एक क्या होता है? एंडोस्केलेटन। तो यहां पे बस स्केलेटन के बारे में पूछा है कि अगर हम बाथ स्पंज के स्केलेटन की बात करते हैं जनरली, या फिर साइकन जो है इसका जो है स्केलेटन किससे बना होता है। ठीक है, ये देखिए यहां पर सीधे आंसर जो है आपको बताने हैं। अपने कमेंट बॉक्स में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। कौन कौन से ऑप्शन हैं? यहां पर ऑप्शन है, एक तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए, एक है स्पॉन्जीन फाइबर। क्या है? स्पॉन्जीन फाइबर है। सेकेंड ऑप्शन क्या है? सेकेंड ऑप्शन है यहाँ पे सिलिका, सिलिका से बने हुए जो भी स्पाइक्यूल्स होते हैं क्या ये पाए जाते हैं। थर्ड ऑप्शन क्या है? यहाँ पे कैलकेरियस स्पाइक्यूल्स हैं। कैलकेरियस स्पाइक्यूल्स के बारे में भी मैंने आपको बता रखा है। और यहाँ जो फोर्थ ऑप्शन है ये है स्पॉन्जिन फाइबर एंड सिलिकेसियस स्पाइक्यूल्स, मतलब सिलिका से बने हुए जो कंटिकाएं हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। क्वेश्चन एक बार और रिपीट कर रहा हूं कि अगर हम किस में बात करें, यहाँ पर बाथ स्पंज की बोला है। मैंने कहा बाथ स्पंज, बाथ स्पंज मतलब यू स्पॉन्जिया। ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ है साइकन। साइकन जो है जनरली हम किस क्लास में पढ़े थे और बाथ स्पंज किस क्लास में होता है, पहले हम ये डिस्कस करते हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं कि बाथ स्पंज और साइकन की, तो जनरली यहां पर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि साइकन किसका मेंबर होता है। साइकन जो है वो बेसिकली मेंबर होता है किसका? कैलकेरिया का। किसका होता है? कैलकेरिया का होता है। और अगर हम यहाँ पे बाथ स्पंज की बात करते हैं तो बाथ स्पंज जो होता है वो मेंबर कौन सा होता है? किस पर्टिकुलर क्लास का, किस वर्ग का मेंबर होता है? मैंने कहा इट इज अ मेंबर ऑफ डीमोस्पंजी। किसका होता है? मैंने कहा डीमोस्पंजी का होता है। तो यहाँ पे 2 पर्टिकुलर क्लास की बात की है, और आप जानते हैं कि डीमोस्पंजी जो होता है वो जनरली उसमें जो है किसी भी प्रकार के, मैंने कहा या तो उसमें कंटिकाएं नहीं पाई जाती हैं, और पाई जाती है तो किससे बनी होती है? मैंने कहा सिलिका से। लेकिन मोस्टली हम क्या कहते हैं यहाँ पर? मोस्टली हम कहते हैं कि डीमोस्पंजी जो बेसिकली उसी में क्या आता है, ये यू स्पंजिया जिसका कॉमन नेम बाथ स्पंज होता है। इसमें तो क्या होता है यहाँ पे? कंटिका एब्सेंट होती है। कंटिकाएं जो है वो बेसिकली क्या होती हैं? एब्सेंट होती है, या फिर बेसिकली कहते हैं अगर प्रेजेंट होती है तो ये किसकी बनी होती है? सिलिका से। लेकिन अधिकांशतः क्या होती है? एब्सेंट होती है। तो यहाँ पे सीधे ही हम बात करते हैं यहाँ पे कैलकेरिया के लिए। कैलकेरिया जो है बेसिकली कैल्की स्पंजिया कैलकेरिया क्लास का जो मेंबर होता है वो कौन होता है? साइकन, जिसे स्काइफा भी कहते हैं। और इसका जो है कंटिका या स्पाइक्यूल्स किससे बने होते हैं? मैंने कहा कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं। तो सीधे ही आंसर आपको दिखाई दे रहा है कि कैलकेरियस जो स्पाइक्यूल्स होते हैं इसी को ही क्या कहते हैं? इसी को ही कहते हैं ऐसा स्पाइक्यूल जो किससे बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। तो इन चारों ऑप्शन में से सबसे ज्यादा सही आंसर, मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? कैलकेरियस होना चाहिए। हमने यहाँ पे बाथ स्पंज की बात नहीं की है। क्यों नहीं की? क्योंकि ये थोड़ा यहाँ पे लॉजिकल हो जाता है, क्योंकि बाथ स्पंज जो होता है वो जनरली डीमोस्पंजी क्लास का मेंबर होता है। और यहाँ तो मैंने कहा कंटिकाएं जो है मोस्ट ऑफ द केस में यहाँ पे क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। सीधे लीड करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछा है कि ए स्पंज विच इज हार्मफुल टू द ओएस्टर इंडस्ट्री। बहुत ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है, हमने यहाँ पे डिस्कस भी कर रखा है कि ऐसा
कौन सा स्पंज है जो मोती उद्योग के लिए क्या होते हैं, घातक होते हैं, हानिकारक होते हैं, हमसे ये पूछा है। तो इसके फोर ऑप्शन जो दिए हुए हैं ये कौन कौन से हैं हम इसको एक बार देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है क्या ये स्पॉन्जिला है, सेकेंड ऑप्शन है यूस्पॉन्जिया, थर्ड ऑप्शन है हाइलोनिमा और लास्ट ऑप्शन क्या है, क्लायोना है। इन चारों ऑप्शन में आपको चूज करना है कि कौन सा जो स्पंज होता है वो जनरली ऑयस्टर इंडस्ट्री के लिए क्या होता है, हार्मफुल होता है। सीधा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है, ये क्या होना चाहिए, मैंने कहा ये इसका आंसर क्या है, क्लायोना है। क्लायोना क्यों है, क्लायोना को ही क्या कहते हैं, मैंने कहा इसी क्लायोना को कहा जाता है बोरिंग स्पंज। क्या कहते हैं इसको, इसी को छेदक स्पंज कहते हैं, बोरिंग स्पंज कहते हैं। और बेसिकली ये क्या करते हैं, ये जो है मैंने कहा था पैरासाइट के फॉर्म में स्नेल या घोंघा के ऊपर परजीवी के रूप में रहते हैं, उसमें क्या करते हैं, पोर्स उत्पन्न करते हैं या उसको जो है पोरस बनाते हैं, छिद्रित कर देते हैं। और साथ साथ ये जो है मोती उद्योग के लिए भी क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं। इसकी बात हम कर चुके हैं। तो आंसर क्या है, क्लायोना। लेकिन एक मेंबर था केलिना, जिसे हम क्या कहते हैं, मर्मेड पर्स, डेड मैन्स फिंगर कहते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, हमारा आंसर क्या है, यहां पर हमारा आंसर है फोर्थ ऑप्शन है हमारा, वो क्या है, ये है क्लायोना। अब सीधे लीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, मैंने कहा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन कि ये है दिया हुआ कि बेसिकली ये है विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिव्स इन commensal relationship with the shrimps, right, and it is called as a Venus flower basket। सीधा सा क्वेश्चन ये है कि आपने ये तो सुना हुआ है कि वेनस फ्लावर बास्केट, जिसे हम वेडिंग गिफ्ट ऑफ जापान भी कहते हैं, वो जनरली पूछा है कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास। तो इससे पर्टिकुलर, इस पर्टिकुलर वेनस फ्लावर बास्केट जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, इससे पर्टिकुलर बिलोंग करता हुआ आंसर जो है, अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है ल्यूकोसोलेनिया, सेकंड ऑप्शन है यूप्लेक्टेला, थर्ड क्या ऑप्शन है, ये है यूस्पोंजिया और लास्ट ऑप्शन क्या है, साइकन दिया हुआ है। तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा आंसर जो है वो होना चाहिए। आप सभी के आंसर बिल्कुल कॉमन सा ही आंसर है इसका, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ये भी है, मैंने कॉमन नेम के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा है। लेकिन ये जो स्टार्टिंग के 3 लाइन्स है इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे कि ये क्यों दिया हुआ है, इसका मीनिंग क्या है। लेकिन आपको बस इस बेसिस पे, ये जो कोमा में लिखा हुआ है, इन्वर्टेड कोमा में लिखा हुआ है कि वेनस फ्लावर बास्केट किसका कॉमन नेम होता है, बिल्कुल सीधा सा आंसर है। मैंने कहा ये होता है क्या, मैंने कहा यूप्लेक्टिला होता है। तो हमारा कौन सा आंसर सही गया, मैंने कहा सेकेंड आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन हम यहां पर ये बात करेंगे कि अगर हम यहां पे स्टार्टिंग के 3 लाइंस को पढ़ें, इसमें बोला क्या है, इसमें बोला है कि ये जो यूप्लेक्टिला होता है वो जनरली क्या करता है, एक तरह का एसोसिएशन शो करता है या फिर एक तरह का रिलेशनशिप शो करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं कॉमेंसल। क्या कहते हैं, कॉमेंसल कहते हैं इसको। मतलब हम आपने सिम्बायोटिक एक रिलेशनशिप होता है, सिम्बायोसिस का प्रोसेस होता है, जिसे हम सहजीवी संबंध कहते हैं, उसके बारे में क्या किया होगा, स्टडी किया होगा। सिम्बायोसिस क्या होता है कि पर्टिकुलर कोई भी 2 ऑर्गेनिज्म जो है एक दूसरे पे क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, कंप्लीटली या फिर पार्शली, और दोनों ही एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रॉफिट प्रोवाइड करते हैं। हम उसी की बात करने जा रहे हैं। तो कॉमेंसल के फॉर्म में होता है, और ये कॉमेंशियल रिलेशनशिप जो होता है वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को ही कहा जाता है, ये पता होना चाहिए। तो ये जो यूप्लेक्टिला होता है वो जनरली, जिसे हम वेनस फ्लावर ऑफ बास्केट कहते हैं, ये एक ऑर्थ्रोपोडा फाइलम होता है, जिसके बारे में मैंने आपको बता रखा है। ये जो ऑर्थ्रोपोडा फाइलम है, इस पर्टिकुलर फाइलम का जो एक मेंबर होता है, इसे हम क्या कहते हैं, श्रिम्प कहते हैं। और श्रिम्प को ही क्या कहा जाता है, इसी को समटाइम ल्यूसीफर भी कहते हैं। और ये ल्यूसीफर के साथ यूप्लेक्टिला कौन सा रिलेशनशिप, संबंध जो है वो स्थापित करता है, स्टेब्लिश करता है, ये होता है कॉमेंसल रिलेशनशिप, जिसे हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी कह सकते हैं। हमारा आंसर क्या है, यूप्लेक्टिला। सीधे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लीड करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, मैंने कहा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है, हम पढ़ते हैं कि लार्वा ऑफ द ल्यूकोसोलेनिया। यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, सीधे फैक्ट पे जो बेस्ड है क्वेश्चन, कि लार्वा की बात करते हैं किसमें, अगर हम ल्यूकोसोलेनिया में लार्वा की बात करते हैं तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है आपके पास। फर्स्ट ऑप्शन है पेरेनकाइमुला, सेकेंड ऑप्शन है एम्फीब्लास्टुला, थर्ड ऑप्शन क्या है, प्लेनुला, और जो फोर्थ ऑप्शन है ये है ट्रोकोफोर।
तो ये चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है आपके अकॉर्डिंग सही होना चाहिए, आप सभी के आंसर कमेंट बॉक्स में आने चाहिए जल्द से जल्द। मैं सभी के आंसर्स को पर्सनली चेक करता हूं, मुझे खुशी होगी कि अगर आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सही होगा। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी दे रखा है। मैंने कहा क्या है, बेसिकली यहां पर पूछा है कि लार्वा जो है अगर बात करते हैं ल्यूकोसोलेनिया में तो वो कौन सा होता है। मैंने आपको पॉरीफेरा में बेसिकली 2 लार्वल स्टेज के बारे में बताया है। एक तो क्या होता है, बेसिकली एक तो होता है पेरेनकाइमुला और एक होता है एम्फीब्लास्टुला। लेकिन इन दोनों लार्वल स्टेज में कौन सा ऑप्शन जो है वो ल्यूकोसोलेनिया के लिए होता है, तो सीधा सा फर्स्ट जो हमारा आंसर है वो क्या है, पेरेनकाइमुला। तो पेरेनकाइमुला जो है वो जनरली किससे बिलोंग करता है, ये ल्यूकोसोलेनिया में पाया जाने वाला क्या है, एक सॉलिड टाइप का क्या है, एक ठोस प्रकार का लार्वा होता है, ठोस लार्वा अवस्था होता है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया फर्स्ट, राइट। अब हम सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। ये क्या है, ये पूछ रहा है कि सेल्यूलर एग्रीगेट ऑर्गेनाइजेशन इज फाउंड इन। मैंने कहा कोशिकीय पुंज प्रकार का जो संगठन होता है, या फिर संगठन की जगह हम इसको बॉडी प्लान भी कंसीडर कर सकते हैं, शरीर का आयोजन भी मान सकते हैं। बेसिकली इस तरह का सेलुलर एग्रीगेशन टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या बॉडी प्लान बेसिकली किसमें हमें मिलता है या देखने को मिलता है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके पास। फर्स्ट ऑप्शन है हेलमिंथ, राइट, ये हेलमिंथ है, या फिर सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है सिलेंट्रेटा हो सकता है, या थर्ड ऑप्शन है पॉरीफेरा, और लास्ट दिया हुआ है ऑल ऑफ दीज, राइट। यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं मैं आपको वापस से बता रहा हूँ। हेलमिंथ का मतलब होता है कृमि, राइट, और यहाँ पे दिया हुआ है सिलेंट्रेटा जिसके बारे में हम अभी स्टार्ट कर दिए पढ़ना, और थर्ड ऑप्शन है पॉरीफेरा जिसे स्पंज कहते हैं। तो ये कौन सा आंसर जो है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इस क्वेश्चन का सही होना चाहिए, अगर हम कोशिकीय पुंज प्रकार के शारीरिक संगठन या फिर हम बॉडी प्लान की बात करते हैं। सीधा सा मैंने आपको बेसिक में भी बता रखा है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर सीधे होना चाहिए कि अगर हम सेलुलर लेवल की बात करते हैं तो केवल एक ही फाइलम आता है, वो कौन सा आता है, मैंने कहा यह आता है पॉरीफेरा। जो स्पंज होता है इसमें वर्क का डिवीजन किस बेसिस पे होता है, या बायोलॉजिकल प्रोसेस किस बेसिस पे होता है, ये सेल लेवल पे होता है, कोशिकीय स्तर पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10 है, यहां पर क्लासिफिकेशन के बारे में पूछ रहा है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉरीफेरा इज बेस्ड अपॉन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि पॉरीफेरा जो है उसके फाइलम का, या बेसिकली पॉरीफेरा फाइलम के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, स्पीसीज होते हैं, उसको क्लासिफाई किस बेसिस पे किया गया है, कौन सा ऐसा आधार है वर्गीकरण का जिसके आधार पर पॉरीफेरा फाइलम को क्लासिफाई किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ये स्पाइक्यूल्स फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन कैनाल सिस्टम है, थर्ड ऑप्शन है अमीबोसाइट्स जो सेल्स होती हैं, और लास्ट ऑप्शन है न्यूट्रिशन। सीधे से आंसर है यहाँ पे। हमने प्रोटोजुआ की बात की थी, मैंने कहा लोकोमोटरी स्ट्रक्चर। अगर हमने पॉरीफेरा की बात की तो मैंने कहा था इसमें पाए जाने वाले जो स्पाइक्यूल्स होते हैं, स्पाइन्स होते हैं, जनरली वही क्या है, आंसर है। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पे स्पाइक्यूल्स की बात करते हैं, इसके कंपोजिशन या फिर कंटिकाओं के जो हम संगठन की बात करते हैं, तो ये आंसर जो है कौन सा है, मैंने कहा स्पाइक्यूल्स ही वो बेस है, वो वर्गीकरण का आधार है जिसके बेसिस पे किसको क्लासिफाई किया जाता है, मैंने कहा स्पंज या फिर पॉरीफेरा को क्लासिफाई किया जाता है। यहाँ पर सीधे से आंसर है, मैंने बिना टाइम स्पेंड किए हुए सीधे आपको आंसर दे दिया, क्योंकि आपने विद इन 3 सेकेंड में उम्मीद करता हूं कि आपने उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लेफ्ट कर दिया होगा। सीधे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 है यहाँ पर पॉरीफेरा के बारे में ही एक नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे स्टार लगा रहा हूँ। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीधा सा जनरल करेक्टर है पॉरीफेरा का। पूछा है कि पॉरीफेरा हैज, मतलब स्पंज के पास होता है क्या। फर्स्ट ऑप्शन है कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम, राइट। सेकेंड ऑप्शन है वाटर वेस्कुलर सिस्टम को बताना चाहूंगा, इसको कहते हैं जल संवहन तंत्र। क्या कहते हैं, जल संवहन तंत्र। सेकेंड ऑप्शन है कैनाल सिस्टम, मतलब वाटर कैनाल सिस्टम, राइट। थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे हीमोसिलोमिक सिस्टम, और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई सा नहीं, नन ऑफ दीज, राइट। यहाँ पे इन 4 ऑप्शन में से कौन सा जो ऑप्शन है वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सही होना चाहिए। आपको मैं यहाँ पे 2 सेकेंड 3 सेकेंड का टाइम दे रहा हूँ। यहाँ पर अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि पॉरीफेरा हैज, पॉरीफेरा के पास क्या होता है, कौन सा आंसर जो है वो सही होना चाहिए। तो सीधा सा इसका भी आंसर है कि अगर हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं, ये तो दिया हुआ है
वाटर वेस्कुलर सिस्टम, मैं इसके बारे में भी आपको बता दूं कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो है वो जनरली किस में होता है, ये इकाइनोडर्मेटा में होता है। किस में होता है, ये इकाइनोडर्मेटा में होता है। इकाइनोडर्मेटा के बारे में अभी तो हमने पढ़ा भी नहीं है। इकाइनोडर्मेटा जो है उसमें बेसिकली जल का जो संवहन होता है ये होता है किससे, मैंने कहा ये जल संवहन तंत्र वाटर वेस्कुलर सिस्टम से होता है। यहाँ पे अगर कैनाल सिस्टम की बात करें तो ये कैनाल सिस्टम, वाटर कैनाल सिस्टम जो होता है वो किसमें होता है, पोरीफेरा में होता है। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था, सॉरी। तो बेसिकली हम सीधे लीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 जो होता है वो दिया हुआ है कि अगर हम बात करते हैं पैरागैस्ट्रिक कैविटी की, तो पैरागैस्ट्रिक कैविटी इज रिलेटेड विथ, यहाँ पर सीधा से क्वेश्चन पूछा है कि पैरागैस्ट्रिक कैविटी जो है एक प्रकार की गुहानुमा संरचना होती है, और ये जो कैविटी है वो बेसिकली यहाँ पर 4 ऑप्शन में से किस में प्रेजेंट होता है, किस में देखने को मिलता है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। पैरागैस्ट्रिक कैविटी को ही तो कहते हैं स्पंजोसील, राइट। मैंने कहा था कि स्पंज में जो पाए जाने वाले बेसिकली यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर स्पंज में पाए जाने वाले ये सीधे से कुछ एक वैकेंट स्पेस होते हैं, कुछ एक खाली जगह होते हैं, राइट। ये बिल्कुल सीधा सा आंसर है। यहाँ पे आपको ये ऑप्शन डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो बेसिकली 3 फाइलम दिए हुए हैं, 3 संघ दिए हुए हैं, सीधा सा आंसर इसका क्या है, फर्स्ट है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। स्पंज में जो है जनरली क्या होता है, ये पैरागैस्ट्रिक कैविटी स्पंजोसील प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर अगेन बेसिकली अगर हम क्वेश्चन नंबर 12, नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे आया नहीं है डिस्प्ले पे। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद हम स्टडी करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 जो है ये क्या है हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बेसिकली हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो है यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर हम स्पंज की बात करें, अगेन यहाँ पे स्पंज का क्वेश्चन है, स्पंज आर, राइट। स्पंज आर यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, मतलब हैबिटेट के ऊपर, यहाँ पे आवास के ऊपर पूछा गया क्वेश्चन है। फर्स्ट जो वेरी फर्स्ट यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है ये क्या है, ऑल फ्रेश वाटर। क्या है, ऑल फ्रेश वाटर। सेकेंड ऑप्शन है ऑल मेराइन। यहाँ पे हैबिटेट पूछ रहा है कि स्पंज का हैबिटेट क्या है, प्लेस ऑफ लिविंग क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन है ऑल फ्रेश वाटर। क्या स्पंज जो है वो सभी के सभी कहाँ पाए जाते हैं, स्वच्छ जल में पाए जाते हैं। सेकेंड ऑप्शन है ऑल मेराइन, क्या ये समुद्री जल में पाए जाते हैं। थर्ड ऑप्शन है फ्रेश वाटर एज वेल एज द मेराइन, क्या ये समुद्री जल के साथ साथ कहाँ पाए जाते हैं, स्वच्छ जल में भी पाए जाते हैं। और लास्ट ऑप्शन जो है कि वेरी फ्यू फ्रेश वाटर, बहुत कम ऐसे हैं जो कहाँ पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में, एंड मोस्टली कहाँ पाए जाते हैं, मेराइन में। तो ये 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर है, तो वही हमारा जो है पूछ रहा है कि स्पंज का हैबिटेट क्या है। स्पंज जो है पर्टिकुलर अगर एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं तो ये बेसिकली एक्वेटिक में भी किस तरह के नेचर रखते हैं, प्रकृति को रखते हैं आवास के आधार पर। सीधा सा यहाँ पर देखिए काफी कंफ्यूजन वाले सभी आंसर्स आपको सही लग रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो चूज करना है आपको। तो देखिए ऑल मेराइन, तो ये तो बिल्कुल गलत है। मेराइन तो होते हैं लेकिन सभी जो हैं वो मेराइन नहीं होते हैं, कुछ एक क्या होते हैं, फ्रेश वाटर में भी होते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, ये हमारा रॉन्ग हो गया। सेकेंड ऑप्शन की बात करते हैं, तो सेकेंड ऑप्शन की बात करते हैं, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन ऑल फ्रेश वाटर था। क्या ये सभी ऐसे हैं जो स्वच्छ जल में पाए जाते हैं, मैंने कहा नहीं, कुछ एक तो क्या मिलते हैं, मेराइन में भी मिलते हैं। यहाँ पे देखिए थर्ड ऑप्शन है कि फ्रेश वाटर एज वेल एज द मेराइन, कि कुछ एक जो है यहाँ पे फ्रेश वाटर में मिलते हैं और मेराइन में भी मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर जो फोर्थ ऑप्शन है वो क्या दिया हुआ है, फोर्थ ऑप्शन है कि वेरी फ्यू, मैंने कहा बहुत कम ऐसे मेंबर है जो कहाँ रहते हैं, फ्रेश वाटर में। बिल्कुल सही है, फ्रेश वाटर में रहने वाले मेंबर की बात करते हैं। यहाँ पर कौन होता है, एक सिंगल ही तो होता है, स्पॉन्जिला, जिसे हम क्या कहते हैं, फ्रेश वाटर स्पंज कहते हैं। तो बहुत वेरी फ्यू स्पीसीज जो हैं कहाँ रहते हैं, फ्रेश वाटर में, और बेसिकली सबसे ज़्यादा अधिकांश दिया वो कहाँ होते हैं, सी वाटर में पाए जाते हैं, लवणीय जल में पाए जाते हैं। सीधा सा आंसर क्वेश्चन नंबर इसका 13 का जो है बेसिकली क्या हुआ, मैंने कहा ये आंसर हुआ हमारा ऑप्शन फोर्थ, राइट। कि बेसिकली अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, तो स्पॉन्जिला एक ऐसा सिंगल मेंबर होता है कि बहुत कम स्पीसीज होते हैं जो कैसे होते हैं, फ्रेश वाटर में मिलते हैं, और मोस्टली कहाँ मिलते हैं, ये सी वाटर में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ हम लीड करते हैं।
हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। यहां पर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 14, आप देख सकते हैं कि द ग्लास रोप स्पंज जो होता है, ग्लास स्पंज की बात करते हैं, यूप्लेक्टेला बिलोंग टू द क्लास। तो यहां पे बेसिकली सिंपल सा क्वेश्चन है, ग्लास रोप स्पंज तो हाइलोनिमा को कहते हैं और उसी ही हाइलोनिमा के क्लास में ही कौन सा आता है, मैंने कहा यूप्लेक्टेला भी आता है, जिसे वेडिंग गिफ्ट ऑफ जापान भी कहते हैं। तो यहां पूछा हुआ है कि बेसिकली ये दोनों ही मेंबर जो है स्पंज के किस क्लास से बिलोंग करते हैं, किस पर्टिकुलर वर्ग से संबंधित है। तो हमारा आंसर कौन सा होना चाहिए। 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, डिमोस्पंजी, सेकेंड क्या है, हेक्साटिनिलिडा, और थर्ड ऑप्शन क्या है, कैलकेरिया, और लास्ट ऑप्शन जो दिया हुआ है हाइड्रोजोआ है। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है सही होना चाहिए। आप सभी के आंसर जो है जल्द से जल्द आने चाहिए कमेंट बॉक्स में। मैं वापस से तब तक यहाँ पे रिवाइज करवा रहा हूँ कि यूप्लेक्टिला की बात करते हैं या फिर हम बात करते हैं किसके, अगर ग्लास रोप स्पंज हाइलोनिमा की बात करते हैं तो वो किस क्लास के मेंबर होते हैं। सीधा आंसर इसका होना चाहिए क्या, मैंने कहा अगर हम सेकेंड क्लास की बात करते हैं, जो मैंने आपको परिफेरा में पढ़ाया था वो क्या था, वो बेसिकली था हेक्साटिनिलिडा। क्या था, हेक्साटिनिलिडा था, और हेक्साटिनिलिडा को ही क्या कहते हैं, हाइलोस्पंजी भी कहते हैं। इसी में ही क्या आता है, यूप्लेक्टेला आता है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर इसमें सेकेंड आंसर हो गया। बेसिकली कौन से क्वेश्चन का, 14 क्वेश्चन का सेकेंड आंसर है। राइट, हम सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कौन सा है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि स्केलेटन ऑफ द क्लास डिमोस्पंजी मे बी कंपोज्ड ऑफ। यहाँ पे क्वेश्चन है कि जो डिमोस्पंजी क्लास होते हैं, बेसिकली इस डिमोस्पंजी क्लास का जो स्केलेटन है, कंकाल जो होता है, वो उसका जो है संगठन क्या है, वो किससे बने होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे कैलकेरियस स्पाइक्यूल्स, क्या ये कैल्शियम कार्बोनेट से बने हुए कंटिकाओं से बने होते हैं। सेकेंड ऑप्शन है सिलिकियस स्पाइक्यूल्स, क्या ये सिलिका से बने हुए कंटिकाएं होते हैं। या फिर थर्ड ऑप्शन है स्पॉन्जिन फाइबर, फोर्थ ऑप्शन है बोथ स्पॉन्जिन फाइबर एंड सिलिकियस स्पाइक्यूल्स। इसका मतलब ये है, जब मैंने आपको पढ़ाया था डिमोस्पंजी के बारे में, जो कि थर्ड क्लास होता है, जिसमें में यू स्पॉन्जिया या फिर स्पॉन्जिला होते हैं, क्लाइना होते हैं, कैलिना होते हैं, ये सारे मेंबर किसके होते हैं, डिमोस्पंजिया के होते हैं। तो बेसिकली आपको ये बताने हैं कि इसमें स्पाइकुल्स किस तरह के होते हैं। तो मैंने आपको ये बताया था कि या तो इसमें क्या होते हैं, स्पाइकुल्स अब्सेंट होते हैं, और अगर प्रेजेंट होंगे तो किससे बने होंगे, मैंने कहा ये ऑलवेज सिलिका से बने होते हैं। तो कौन सा आंसर सही गया, मैंने कहा सेकेंड आंसर सही गया कि ये कैसे होते हैं, ये सिलिकियस स्पाइक्यूल से बने होते हैं, सिलिका से बने हुए इसमें कंटिकाएं देखने को मिलते हैं। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ही यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। देखिए अब हम सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है कि द मिडिल लेयर ऑफ बॉडी वॉल ऑफ द पॉरीफेरा। इसका मतलब है कि स्पंज में जो मिडिल लेयर होता है, इनके बॉडी में जो मध्य स्तर होता है, वो नीचे दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन जो दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है एक्टोडर्म के बारे में, सेकेंड ऑप्शन है मिजोडर्म, थर्ड ऑप्शन है मिजोग्लिया, और फोर्थ और लास्ट ऑप्शन क्या है, मिजेंट्री। इन चारों ऑप्शन में आपको बताना है कि पॉरीफेरा या फिर जो स्पंज होते हैं, इसमें बेसिकली मिडिल लेयर जो है वो क्या होते हैं। बिल्कुल इसका भी आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आपके आंसर आ भी गए होंगे कमेंट बॉक्स में कि अगर हम पॉरीफेरा की बात करते हैं, पॉरीफेरा कैसे होते हैं, मैंने कहा पॉरीफेरा डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। कैसे होते हैं, पॉरीफेरा डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। अगर ये डिप्लोब्लास्टिक है तो इसमें क्या प्रेजेंट होता है, मैंने कहा यहाँ पर एंडोडर्म होता है, और क्या होता है, एक होता है एक्टोडर्म। और एंडोडर्म और एक्टोडर्म के बीच में क्या होता है, मैंने कहा यहाँ पर एक ए सेलुलर लेयर प्रेजेंट होता है, और ये जो ए सेलुलर लेयर होता है उसे हम क्या कहते हैं, इसे ही तो कहते हैं मिजोग्लिया। तो मिजोग्लिया हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर क्या होता है, थर्ड होता है मिजोग्लिया, जिसे हम मिजेनकाइम भी कहते हैं, मिजोहाइल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 हमें दिखाई दे रहा है। बेसिकली ये क्या है, यहाँ पर पूछा है कैनाल सिस्टम के बारे में कि सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम कौन सा है। बिल्कुल सरल प्रकार के अगर हम नाल तंत्र की बात करते हैं तो वो कौन सा होता है। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके पास, ये क्या है, क्या ये एस्कन है, क्या ये साइकन है, थर्ड है ल्यूकन, और फोर्थ क्या है, नन ऑफ दीज। मतलब इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जो है ऑप्शन आपको सही लग रहा है, ये बताना है कि सबसे सिंपलेस्ट टाइप के वाटर कैनाल सिस्टम कौन सा होता है। सीधा सा इसका आंसर बताना चाहूंगा, क्या होता है, हमने यहाँ पे
3 बेसिक टाइप पढ़ा है, उसी पर्टिकुलर मैनर में ये अरेंज भी है, एस्कन, साइकन और ल्यूकन। सबसे कॉम्प्लेक्स टाइप का क्या होता है? ल्यूकन होता है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? सबसे सिंपलेस्ट टाइप का जो है बेसिकली क्या होता है वाटर कैनाल सिस्टम? फर्स्ट होता है जिसे हम एस्कन टाइप ऑफ वाटर कैनाल सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 जो होता है वो जनरली क्या है, यहाँ पे हम देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 है कि पिगमेंट के बारे में पूछ रहा है कि पिगमेंट जो है वो जनरली क्या होते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 में है कि पिगमेंटेड जो अमीबोसाइट्स होते हैं या फिर वर्णात्मक, मैंने कहा जिसमें कलर की एबिलिटी होती है या रंग प्रदान करने की क्षमता होती है जिस कोशिकाओं में, जो यहाँ पे स्पंज में प्रेजेंट होते हैं, वो कौन से होते हैं? क्या ये क्रोमोसाइट होते हैं? सेकेंड ऑप्शन है क्लोरोसाइट, थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे थीजोसाइट और लास्ट ऑप्शन क्या है? स्क्लेरोसाइट। ठीक है, आपके आंसर आ चुके होंगे अब तक तो, क्योंकि सीधा सा आंसर है। अगर हम पिगमेंटेड की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? सीधे से मैंने कहा वो सेल्स जो बेसिकली क्या हो, मैंने कहा जो कलर प्रोवाइड करने का वर्क करते हैं, रंग प्रदान करने का वर्क करते हैं। सीधा सा आंसर क्या है? मैंने कहा इसका आंसर है क्रोमोसाइट, क्योंकि मैंने आपको बताया था क्रोमो वर्ड का मीनिंग ही क्या होता है? कलर होता है। ठीक है, हम सीधे से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो क्या दे रहा है? ये दे रहा है बोरिंग स्पंज जो है वो बेसिकली क्या होते हैं। हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी इसको डिस्कस कर लिया था कि बोरिंग स्पंज जो है, छेदक स्पंज जो है, किसका कॉमन नेम होता है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, क्लायोना, स्पॉन्जिला, यू स्पॉन्जिया और लास्ट ऑप्शन क्या है? हाइलोनिमा। हमने चूंकि डिस्कस कर लिया है, सीधे ही आंसर पे आते हैं। इसका आंसर क्या होना चाहिए? मैंने कहा बोरिंग स्पंज जो है वो किसे कहते हैं? बोरिंग स्पंज जो होता है हम कहते हैं, सीधा सा इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है क्लायोना। क्या है? क्लायोना जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? बोरिंग स्पंज कहते हैं। चलिए सीधे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लीड करते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे 16 क्वेश्चन क्या है हम ये देखते हैं। 20 क्वेश्चन क्या है हम ये देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो हमारा क्या है? लास्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है स्पंजोसील के बारे में। अगेन यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि स्पंजोसील जिसे पेरागैस्ट्रिक कैविटी भी कहते हैं, ये बेसिकली इसे जो है सीधा सा आंसर भी यहाँ पे मैंने एक्चुअली बोल ही दिया है आपको कि बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था कि स्पंजोसील को क्या कहते हैं? पेरागैस्ट्रिक कैविटी भी कहते हैं। सिंपल सा है ये कि यहाँ पे बस 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे थे। यहाँ पे लास्ट ऑप्शन क्या था? सिलेंटेरॉन। ये तो हमने अभी अभी आज के पर्टिकुलर सिलेंट्रेटा के फाइलम में स्टडी किया है। अगर हम यहाँ पे थर्ड ऑप्शन की बात करें, वाटर वेस्कुलर कैविटी के बारे में अभी मैंने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया था, जिसे मैंने कहा था अगर हम इकाइनोडर्मेटा फाइलम की बात करते हैं तो इकाइनोडर्मेट में क्या होता है? जल संवहन तंत्र पाया जाता है। अगर हम सेकेंड ऑप्शन की बात करें गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, तो ये जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होता है ये भी सिलेंट्रेटा में ही पाया जाता है। सिलेंटेरॉन को ही क्या कहते हैं? गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहते हैं। तो अपना आंसर क्या हुआ? अपना आंसर हो गया ये फर्स्ट वाला जो आंसर है, पेरागैस्ट्रिक कैविटी जो है वो किसका नाम होता है? स्पंजोसील का होता है। तो आज हमने यहाँ पे पॉरीफेरा पे बेस्ड जो भी क्वेश्चन मुझे इंपोर्टेंट लगे थे उसको आप सभी के साथ क्या किया है? डिस्कस किया है। लेकिन हमारा रनिंग टॉपिक क्या है? हमारा रनिंग टॉपिक है सिलेंट्रेटा फाइलम, जिसके कुछ एक जनरल कैरेक्टर के साथ साथ इसके वर्गीकरण के आधार, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इन द नेक्स्ट लेक्चर मैं कल के लाइव सेशन में आपको बताऊंगा इसके आगे हमें क्या पढ़ना होता है। बायोलॉजिकल प्रोसेस, जैविक प्रक्रम की बात करेंगे। इसके साथ साथ हम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे कि कितने क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं, उनके कौन कौन से मेंबर होते हैं। ठीक है, लेकिन आपको ये बताना चाहूंगा कि कल से जो हमारी लाइव सेशन है उसका टाइम जो है वो चेंज कर दिया गया है। आपको पता है हम इसी टाइम पे मिलेंगे। किस टाइम पे? हम यहाँ पे सुबह 8 बजे जो है लाइव सेशन से जुड़ेंगे और अगेन यहाँ पर हम सिलेंट्रेटा फाइलम को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ओके, जय हिंद, जय राजधानी। कल वापस मिलते हैं सुबह 8 बजे।